सभी को नमस्कार। हमारे बीच में जो भी गूगल मीट के थ्रू और यूट्यूब चैनल पे इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और बड़े हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है और बड़े उत्साह की भी बात है। इस वेबिनार को हमारे डीसी सर, जिनकी देखरेख और निगरानी में हम लोग जो है ये पोषण माह कर रहे हैं, पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने अपना समय हमें दिया है। हम इस वेबिनार में हमारे बीच हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो सभी जुड़े हैं और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और हमारे जो है बेनिफिशरीज जो है आईसीडीएस के बेनिफिशरीज वे भी जुड़े हैं। सभी का स्वागत करते हैं और विशेषकर उपायुक्त महोदय का, उनका हालांकि आज बड़ा व्यस्त समय है, उन्होंने हमें समय दिया है। और इस वेबिनार में हमारे पास जो हमारे बीच में रहेंगे, इसमें डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जो पेडिट्रिशियन है रीजनल हॉस्पिटल सोलन में, वे हम सबसे चर्चा करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सेम चिल्ड्रन की भी, जो इस सेम बच्चे हैं उनका हम किस तरह से उनका पोषण स्तर में सुधार कर सकते हैं। और साथ ही हमारे बीच जो है डॉक्टर सीमा गुप्ता जो सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं सोलन से, वे भी अपनी बात रखेंगे। ये जो हमारे इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बात होने के बाद जो है जो आपके प्रश्न हैं वो भी लिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी आती है, प्लीज बीच में किसी प्रकार का कोई भी बात ना करें। अपने जो है माइक जो है सभी म्यूट करके रखें। जब प्रश्नोत्तरी वगैरह का जो भी एक सत्र रहेगा, आपकी जो क्वेरीज ली जाएंगी, उस वक्त आप अपना अपना माइक ऑन करें और तभी जो है आपका जो है माइक ऑन होके और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसको जो है उसके बारे में जो है अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं जो है उपायुक्त महोदय जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन कर लिया है, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भी हम सभी को एक आशीर्वाद दें। हमारे बीच में जो है लगभग 60 से अधिक लोग जो है 70 के आसपास जो हमारे बीच में जो है, इसके अलावा 350 प्लस लोग जो हैं अभी यूट्यूब पे भी जुड़े हैं और ये संख्या सर धीरे धीरे करके बढ़ती रही है क्योंकि लोग अभी ज्वाइन करते रहे हैं सर, क्योंकि आपकी निगरानी और आपके मार्गदर्शन के में हम ये कर रहे हैं। तो एक आपका हम सभी लोगों के लिए जो सर आपका एक इस वेबिनार का जो है शुभारंभ और आपका एक संदेश हम सबके लिए सर। डीसी सर। धन्यवाद एकता जी, नमस्कार सभी को। और ये जो आज पोषण अभियान के तहत आपसे चर्चा रखी गई है, कोरोना काल का समय है, सभी अपने अपने घरों में है, लेकिन अब हमें डिस्टेंसिंग से ही सारे कार्य करने हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो पोषण माह के तहत जो बच्चों को सही पोषण कहते हैं कि देश रोशन, ये देश रोशन तभी होगा जब इसके नागरिक सब स्वस्थ रहेंगे। ये स्वस्थ की नींव बचपन में पड़ती है। आप सभी जानते हैं आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल हर एक परिवार से जुड़ी है, हर एक आदमी को एक अस्तित्व है, उनके जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हर एक घर में है और वो बहन जी के नाम से सभी जानते हैं। तो उनके जो हर एक शब्द में बहुत एक वजन रहता है। तो आपसे जो आज का जो सही पोषण देश रोशन, इसका जो महत्व यह है कि जो बच्चों का शुरू के जो 1000 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लोगों को देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं अभी तो बच्चा छोटा है कि आगे है तब उसकी परवरिश करेंगे, लेकिन इसकी नींव जब शिशु जन्म लेता है उसका पहला पोषण माँ का जो दूध है वो इतना जबरदस्त बूस्टर डोज है, ये एक हर एक को आत्मसात करके हर एक माँ में अंगीकृत करना होगा। ये 1000 दिन सारी लगभग 90 to 95 हमारे बीच एक्सपर्ट है, वो आपको आगे बताएंगे। लगभग मैक्सिमम जो मेंटल डेवलपमेंट है मानसिक जो पहले 1000 दिनों में बच्चे की हो चुकी होती है। तभी हम कहते हैं बच्चों को सही पोषण दिया जाए,
परिवार में अच्छे संस्कार हो, वो देख रहा है, बोल नहीं पाता, कुछ जवाब नहीं दे पाता, वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है। उसकी सारी नींव, चाहे उसकी स्वास्थ्य की हो, चाहे उसकी आधार मानसिकता की हो, चाहे किस प्रकार का नागरिक को आगे बनेगा, इन 1000 दिनों में रख चुकी होती है, जो हमें हर एक व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो इसके ऊपर हर एक को हमें स्ट्रेंथन करना है। ये एक ऐसा गोल्डन टाइम है लाइफ में जिसमें कोई आदमी इससे कंप्रोमाइज ना करे, अपना सर्वस्व दे। हर एक माँ, हर एक परिवार, बच्चे का जो उसके कितना इंटेलिजेंट आगे होगा, कितनी बुद्धि उसकी विकसित होगी, कितना वो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा और कितना बड़ा नागरिक होना, उसका रहन सहन, उसका चाल चलन, उसका सदाचार, ये सारी चीजें ये पहले 1000 दिनों में इसकी फाउंडेशन हो जाती है। तो हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मेरा यही है कि हर एक घर में हर एक प्रेग्नेंट लेडी, उनको टारगेट करके उनसे आगे जब वो शिशु जन्म लेता है, हर एक से जो शिशु का जो पोषण का जो एक चार्ट है, जो 5 मूल आधार आपको यहाँ पे बताए जाएंगे आगे, तो उसको आप हर एक परिवार उसको बिल्कुल मतलब उसको क्या कहते हैं कि एक मूल आधार हर एक मान के उसको पालन करें। इससे क्या होगा, हमारा परिवार, उसके जो बीमारियां हैं, आगे बीमारियां नहीं होगी, उसका स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ मानसिकता होगी, स्वस्थ नागरिक होगा, तो एक स्वस्थ सिटीजन होने की उसकी कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत ज्यादा रहेगी। इसके साथ ही जो आपको आपके जो प्रश्न रहेंगे उनको आप बेहतर हर एक आदमी प्रश्न पूछें, और इसमें ये जो पोषण अभियान है इसमें पूरे तत्परता से लग जाएं। हर एक घर, वहां की कोरोना का समय है, लोग घरों में आप डरते भी हैं, कोई बाहर का आदमी ना आए, लेकिन फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर खुद को भी सुरक्षित रखना है और आने वाले लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना है। उसके तहत हर एक चीज तक जो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां हर एक उस शिशु माँ तक पहुंचाए। इसमें काफी सारे हेल्थ डिपार्टमेंट का है, चाहे चेकिंग है, बच्चे की मेडिकल चेकिंग है, उसके लिए सोशल डिस्टेंस इंस्ट्रक्शन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दी गई है कि बच्चों को, कि हालांकि कोरोना में बच्चे लेके नहीं आते, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता, हॉस्पिटल बैंक्स वगैरह में काफी अभी समस्याएं, काफी केसेस आ रहे हैं, फिर इसके मद्देनजर जो जैसे भी जांच, चाहे किसी वेबिनार है, चाहे डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो, इसकी जरूर करवाएं। और मेरा इसमें ये भी मेरा बहुत आपसे गुजारिश रहेगी, तो ये तो है ही है कि स्वस्थ जो पोषण है, देश रोशन है, इसके बारे में जो आपका ये रहेगा। अभी कोरोना के समय में हमारे प्रदेश में बॉर्डर खुल गए हैं, अभी तक हम सारे जो प्रशासन के तौर पे सारी कार्रवाई, सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी, सारी मूवमेंट थी, वो हम उसको रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन अब आप स्वतंत्र है, अपना स्वास्थ्य, अपनी आप स्वयं उसके बारे में निगरानी रखें। आप शुरू से ही हमारे एक बड़े कोरोना वॉरियर रहे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, उन्होंने बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना कार्य किया है, आप सब बधाई के पात्र है। सोलन जिला बॉर्डर जिला होने के बावजूद मुझे बहुत ही तसल्ली मुझे मिलता है, मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ आप लोगों की वजह से। अगर हमारा प्रदेश काफी हद तक किसी से बचा, ये हम सब लोगों का सामूहिक एक कर्तव्य था। अब लोगों को अब है कि केसेस बढ़ेंगे, लोग ढील बरत रहे हैं, हमने काफी ये किया है, आपने रूल्स रेगुलेशन भी किए हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं करनी है। खासकर आप लोगों का है कि जो बुजुर्ग है 60 और 65 साल से ऊपर और 10 साल के कम के बच्चे हैं, उनको आपने बताना हर एक घर में घर से बाहर मत निकले, और आम आदमी भी घर से बाहर भीड़ वाले क्षेत्र में तभी निकले जब बहुत ही जरूरी हो। निकले, मास्क पहनेंगे, यहाँ से नाक से लेके ठोड़ी तक, दहलीज से बाहर कदम रखा, और ये मास्क तब उतरेगा जब आप दहलीज के अंदर आओ। बाजारों में कम से कम जाए, ये लोगों को ये भी आपने चर्चाएं करनी है। अभी अगले 4-5 महीने बहुत क्रूशियल है हर एक के लिए, पीक की ओर हम जा रहे हैं, संक्रमण के खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। आप देख रहे हैं कि हर एक कोई ना कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई हमारे नेता लोग हैं, संक्रमण हो रहे हैं। संक्रमण से कोई बचना, अपना आपको बचा के रखना है। अभी इसकी दवाई का भी जब तक टीका ना है, ये देखिए हर एक आदमी ने
लोगों में एक भावना की नहीं है तो सबको होना ही है। तो ऐसी होड़ क्या लगे कि आप संक्रमणीय हो नहीं, संक्रमण ले ही लेना है, घर बैठिए। धीरे धीरे टीका भी इसका विकसित हो रहा है, तो आप अपने को ज्यादा से ज्यादा समय तक बाहर ना जाए और बचाए। ये शिक्षा भी हर एक परिवार, हर एक गांव में देनी है। हमने भी अभियान चलाया है, गाड़ी में अनाउंसमेंट कर रहे हैं और सबको लोगों को कहे कि अभी भी धीर मत रखें, बॉर्डर खुले हैं। वो सरकार ने छूट दी है, लेकिन कोरोना ने किसी को छूट नहीं दी। कोरोना अपना संक्रमण बढ़ा रहा, वो बढ़ रहा है। आपने अपना आपको बचाना है, ये भी साथ में रखना है। शिशुओं को हम जो 1000 दिन का ये है, उससे सबसे पहली चीज है कि संक्रमण से बचना है। उसके आधार उसके बाद जो आपको बताया जाएगी, उसको जो आपके यहाँ मार्गदर्शन एक्सपर्ट देंगे, आपको गाइडलाइंस करेंगे कि हॉस्पिटल में आएंगे तो कैसे बच्चों को लाना है, किस परिस्थितियों में रहना है, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, कैसे करेंगे। कोशिश करें डिस्टेंसिंग से हो, रिमोट से के माध्यम से हो, और इसके जरिए से कैसे आपको पूरी मार्गदर्शन मिलता रहे। टीकाकरण भी इन्हीं दौरान होना है। ये इसके बारे में किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज शिशु से और माँ से बिल्कुल ना करें। तो मेरा अभी काफी पंचायत के अभी ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी अभी हियरिंग रखी है। आप लोगों से संवाद करना था, इसकी शुरुआत थी। ये पोषण माह जो 1 तारीख से शुरू हो गया है, अब लगभग 3rd वीक में से आ गया, भी कंप्लीट हो गया, 4th वीक में एंटर हो रहा है। तो हम अपने जो हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, उसको सुचारू रूप से लागू करके इसको हम अचीव करें। हमारा कर्तव्य अपने देश के प्रति सबसे पहले और हमारे समाज के प्रति, जहाँ आप पोस्टेड है उस क्षेत्र के प्रति, तो जो आपका जो दायित्व है उसको पूर्ण रूप से निभाएं। आंगनवाड़ी बहनें हर एक कार्य में, चाहे कोई सरकार की पॉलिसी हो, आप हमारे फ्रंट रनर्स रहे हैं हमेशा, मैं ये जानता हूँ। और वह जितना अधिक कार्य आप लोग करती हैं, और हर इसी करके आप विश्वसनीय के भी सबसे बड़े पात्र आप हैं। हम कहेंगे उतना कोई कहेगा नहीं है, आंगनवाड़ी बहन जी कहेगी अपने गांव में, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, ये मैं खुद देखा हूँ। तो आप लोगों को सबको नमस्कार, और मैं आपसे रूबरू रहा हूँ। इस जिले को नंबर 1 पे लाना है। पोषण में हम राष्ट्र में नंबर 1 पे रहे हैं, हमने प्राइज लिया, मैंने दिल्ली में जाके, आप लोगों के लिए समर्पित है। तो उसी जज्बे से, उसी मेहनत से फिर कार्य करना है। इस जिले को पीछे नहीं और आगे ले जाना है। ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपके जज्बे हैं, आपकी डेडिकेशन है, आपका समर्पण है, तभी हम सफल हो पाए हैं। इस सोलन जिले का अगर आपने नाम रोशन किया है, इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। तो हमारे भी डॉक्टर भी रहेंगे, जैसे कहा गया है कि डॉक्टर सीमा गुप्ता है, मेडिकल आयुर्वेदिक की हैं, और हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं, स्पीकर हैं, पेडिट्रिशियन RS सोलन से हैं। ये आपको विस्तार से बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुने। अपने प्रश्नों का जो जवाब है, आपको कई प्रश्न आपके मन में आएंगे, कैसे हम हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे हम कार्य करेंगे, इस सब कुछ आप पूछें। तो मैं आपको शुभकामनाएं, आप ये अपने इसमें अभियान में बहुत सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायक शब्द हम सभी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए वास्तव में एक हमें लिए इंस्पिरेशन है। और आपने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सुपरवाइजर सभी का जो है, इनके काम काज को सर आपने जो है प्रोत्साहित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो है हमारे बीच में जो है जो टेक्निकल सेशंस हैं वो शुरू होने हैं। तो मेरा आग्रह है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो RH सोलन में, कृपया वो अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो रखें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। DC साहब का भी मैं धन्यवाद रहूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे माध्यम से और आंगनवाड़ी वर्कर को जिस तरह प्रेजेंट किया है, क्योंकि यही हमारे ग्रास रूट पे काम करते हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे पोलियो हो, हमेशा इनका साथ हमारे साथ रहता है। बाकी मैं थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन के बारे में सिंपल शब्दों में थोड़ा बताऊंगा आज। हाँ जी, तो मैं प्रेजेंट अपनी स्लाइड्स शुरू करता हूँ।
तो हम आज बात करेंगे माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जो है इस वजह से होती है, WHO की डेफिनेशन जो है एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का या तो बहुत ज़्यादा हो जाना या कमी और इम्बैलेंस की वजह से न्यूट्रिशन जो है बच्चे का इफेक्ट होता है, और आगे चलकर यही बच्चे ने ग्रोथ करना है और उसकी डेवलपमेंट है, और फ्यूचर में वो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या रहेगा, क्या आउटकम रहेगा, ये सारा डिपेंड करता है हमारे आहार पर। इंडिया जो है इस समय ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, पर माल न्यूट्रिशन के मामले में भी नहीं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत जो है 117 कंट्रियों में से 102 नंबर पे था, जिसमें कि हंगर का उनका स्कोर जो है 30.3 था। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण क्यों होता है? इनएडिक्वेट कंजप्शन, खाने में सही मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, प्रोटीन, फैट नहीं मिल रहा है। पुअर एब्जॉर्प्शन, ले रहे हैं आहार पर अंदर पच नहीं रहा है। कोई हमारे आंत में इन्फेक्शन है, कोई लंबी बीमारी चली है साथ में, और अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स जो है बाहर लॉस हो जाता है, जैसे कि दस्त लग जाते हैं, वॉमिटिंग लग जाती है बच्चे को, तो उसमें भी एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो इसके कारण हमारे 5 साल से नीचे वाले बच्चों में 35 से 40% की डेथ जो है इस कुपोषण के कारण होती है। ये इंडिकेटर्स हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन को बताते हैं अभी किस तरह से कुपोषण क्या क्या करता है। स्टंटिंग करता है, हाइट नहीं बढ़ती, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ती, जो कि दिखाता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, लंबे समय से जो कुपोषण चल रहा है। फिर आता है वेस्टिंग, मांसपेशियां ढीली हो जाना, जिसमें कि वजन नहीं ले रहा है बच्चा अपनी हाइट के अनुसार, वो दिखाता है कि अक्यूट माल न्यूट्रिशन, एकदम से कोई आप पे अटैक हुआ इन्फेक्शन का, तो आपका ये अक्यूट माल न्यूट्रिशन। तीसरा आता है अंडरवेट, जो कि दोनों को दिखाता है कि एकदम से भी कुपोषण शिकार हुआ और लंबे टाइम से भी उसका आहार जो है प्रॉपर नहीं जा रहा था। अब आज का जो था हमारा ये सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की गंभीर जो अवस्था है, ये शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए, WHO और यूनिसेफ की तरफ से। अब इसमें 4 क्राइटेरिया हैं, इन 4 में से अगर एक भी हो तो हम इसे कहेंगे सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसमें कि सबसे पहला आता है मुख्य जो है वेट फॉर हाइट, वजन जो लंबाई के अनुसार होना चाहिए। वो WHO के ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, ग्रोथ चार्ट्स में अगर वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से, जितना उसका वजन होना चाहिए था उससे भी नीचे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे होता है, तो वो सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन है। विजिबल सीवियर वेस्टिंग, बच्चा सामने ही दिख रहा है कि उसकी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं, बच्चा दूर से ही कुपोषण का शिकार नजर आ रहा है। तीसरा बाइपिडल एडिमा, पैरों में सोजिश, दोनों पैरों में, ये आगे जाकर मैं इसका स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको पिक्चर। बाइपिडल एडिमा, दोनों एड़ियों में सोजिश। और चौथा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये जो हमारी बाजू है इसके मिडल का जो है अगर वो लेते हैं माप तो 11.5 सेंटीमीटर से नीचे हो तो भी वो सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन में आता है। तो ये 4 क्राइटेरिया में से अगर एक भी होता है हमारे पास तो हम उसे सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण के क्या क्या कारण रहते हैं, सबसे पहले तो ये इमीडिएट में आता है जो एकदम से हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को, दस्त लग गए हैं, उल्टियां हैं, निमोनिया हो गया है, मीजल्स हो गया है, खसरा जिसे बोलते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे खाने में
की कमी है। वो इसलिए भी हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है फैमिली की। सेकंड, इनएडिक्वेट मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उसे ही आहार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था एक्स्ट्रा, और दूध पिलाने के लिए भी लैक्टेटिंग पीरियड जो 6 मंथ्स का रहता है उसमें भी आहार एक्स्ट्रा नहीं मिला, क्योंकि हमें मालूम है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो 300 कैलोरीज हमें एक्स्ट्रा देनी है मदर को। उसको आयरन देना है, कैल्शियम देना है, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए। इसी तरह दूध पीने के लिए जो शुरू के 6 महीने हैं तो उसमें 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा देनी है माता को, तो वो प्रॉपर नहीं रही। तीसरा, हमारा पानी सैनिटेशन साफ सफाई नहीं है, बर्तन साफ से अच्छे से नहीं धुल रहे हैं, पानी साफ नहीं है, तो भी इन्फेक्शन होगा, तो भी वो कुपोषण का शिकार बन सकता है। हमने क्या क्या देखना है अब? क्या पूछ सकते हैं कोई बच्चा अगर हमें ऐसा मिलता है तो? डाइटरी हिस्ट्री, खान पान कैसा ले रहे हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री, दूध कब पीना शुरू किया, कितने अमाउंट में पिलाती थी, शुरू के कितने साल तक पिलाया। सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। 6 महीने से 2.5 साल तक जो हमने बच्चे का खान पान करना है वो प्रॉपर, उसमें फूड एनर्जी सब कुछ प्रॉपर, उसकी क्वालिटी कैसी रही। दूसरा आता है डायरिया, दस्त लग जाते हैं, पानी वाले दस्त है, कितनी बार जा रहा है, कहीं पेशाब तो नहीं बंद कर दिया है करना, जिससे पता चलता है कि पानी की कमी तो नहीं हो गई है, बच्चा ढीला तो नहीं हो गया है, ओआरएस दिया कि नहीं दिया। तीसरा आता है वॉमिटिंग, उल्टियां तो नहीं है, उसका लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कैसी थी इसकी, मांगता था खाना, नहीं मांगता था, क्या था, और कोई खांसी या बड़ी लंबी बीमारी के साथ इसका संपर्क तो नहीं रहा बच्चे का। अब मैं बताता हूँ क्लिनिकल फीचर्स, माइल्ड टू मॉडरेट। हम तो सीवियर की बात करेंगे अभी बाद में, पहले माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा अनीमिया हो सकता है, बच्चे को सुस्त रहेगा बच्चा। अब हम कैसे देख सकते हैं? बच्चे की शक्ल तो देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। डिहाइड्रेशन, दस्त की वजह से पानी की कमी हो गई है, कहीं आंखें तो नहीं धंस गई हैं, मुंह सूखा तो नहीं है, और बच्चा पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चमड़ी खींचने पर एकदम वापस जाती है नहीं जाती है, शॉक, पानी की कमी के कारण बच्चे का बीपी कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शॉक हो जाता है, तो हाथ पैर ठंडे तो नहीं है बिल्कुल। स्वीयर पाल्मर बेलर, एनीमिया के लिए हथेलियां बिल्कुल सफेद तो नहीं है, इसकी आगे से आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं। साइन ऑफ इन्फेक्शन, कोई फीवर तो नहीं है उसको, बुखार तो नहीं है, या हाइपोथर्मिया, कुपोषण में हाइपोथर्मिया भी बहुत वो रहता है कॉम्प्लिकेशन। बच्चे का जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से कम तो नहीं है। थर्मामीटर कैसे लगाना है? 3 मिनट तक बगल में लगाना है, पूरे 3 मिनट। अब मैं आपको थोड़ी फोटोज दिखा रहा हूँ कि कुपोषण में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। स्वीयर वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टियां आएंगी। इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, उल्टियां नहीं रुक रही हैं। बच्चे की शक्ल देखिए कितना ढीला दिख रहा है इस फोटो में, आंखें बिल्कुल अंदर धंस गई हैं, और सुस्त पड़ा है और ले भी नहीं रहा है, पर माँ कोशिश कर रही है कि उसमें पिलाऊं कुछ। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन, बच्चा बहुत कमजोर हो जाएगा, लिथार्जिक, ढीला हो जाएगा, सुस्त, और बेहोश भी हो सकता है। ये देखिए अनीमिया माल न्यूट्रिशन में, पहले वाले साइड में तो देखिए आपको गुलाबी दिख रही हैं हथेलियां, और उसके साथ ही एक हाथ रखा बच्चे का, तो वो देखिए बिल्कुल सफेद है, हथेलियां बिल्कुल सफेद दिखेगी, खून की कमी जो हो गई है। जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है बच्चे को, पेशाब पीला करेगा, दस्त, जो उसकी स्टूल से पास करेगा, लैट्रिन उसकी स्लेटी कलर की हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, लीवर और तिल्ली भी बढ़ सकती है, स्प्लीन, और पेट में पानी भी भर सकता है।
ये देखिए चमड़ी पे भी कितना प्रभाव कर सकता है कुपोषण, पूरा स्किन में इसके इन्फेक्शन हो गया है। ब्लीडिंग टेंडेंसी, खून बह सकता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, चमड़ी में भी और अंदर भी। अब मैं बताता हूँ आपको मॉडरेट टू सीवियर मालन्यूट्रिशन, जो कि हमने आज करना था कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन जो है उसमें दो तरह की स्थितियां रहती हैं, पहली मरासमस, दूसरी क्वाशियरकोर, तीसरा दोनों भी हो सकता है। मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन दो तरह से होता है, मरासमस या क्वाशियरकोर। मरासमस में क्या होगा, ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ नहीं होगी, मांसपेशियों की वेस्टिंग होगी। क्वाशियरकोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो हो जाती है तो पूरे शरीर में सोजिश आ जाती है, पेट में सोजिश आ सकती है। और क्वाशियरकोर जो यूजली 1 साल की उम्र पे हो जाता है, जब बच्चा 6 महीने के बाद कहीं दूध नहीं पिलाते या फिर दूध से छुड़ा देते हैं। मरासमस 6 से 18 महीने के बीच में भी हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया उसको और साथ में कोई दस्त लगे हैं लंबे टाइम से। अब मरासमस में क्या क्या रहता है फीचर, ये होता है ड्यू टू रैपिड डेटोरेशन इन न्यूट्रिशन स्टेटस, खाने में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया उसको, एकदम से नुकसान हो गया। तो सीवियर वेस्टिंग कहाँ पे होगी, फैट भी कम हो जाएगा शरीर में, जहां पे फैट होता है मसल्स मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। फैट जैसे मुंह पर जो ये बक्कल पैड होता है, आपकी गाल चीक रीजन जो होता है, उसकी लॉस की वजह से बच्चे का चेहरा कैसा दिखेगा, मंकी फेसेस, अभी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। और नीचे ये बटक्स के ऊपर सुपरफिशियल फैट जो पैड वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से बैगी पैंट अपीयरेंस हो जाएगी बटक्स की। बच्चा अलर्ट और एक्टिव तो रहता है मरासमस में, इतनी ज्यादा दिक्कत के बाद की, और इसमें जो है सोजिश नहीं आती जैसे क्वाशियरकोर में आती है। ये देखिए एक आपको फोटो दिखा रहा हूं मैं, ऊपर वाली फोटो में देखिए उसका चेहरा बिल्कुल मंकी की तरह हो गया है, मंकी फेसेस। ये नीचे बटक्स में बिल्कुल लॉस हो गया है फैट का, सुपरफिशियल फैट का, तो ये बैगी पैंट अपीयरेंस बोलते हैं इसको। ये देखिए पिटिंग एडिमा जो क्वाशियरकोर में होता है, वो 1-2 मिनट तक अगर आप प्रेस करेंगे ऐसे थंब से, ये फिर लास्ट वाली इसमें देखिए पिक्चर में ये गड्ढा बढ़ गया है बिल्कुल, इतना ज्यादा इसमें स्वेलिंग रहती है कि पिटिंग एडिमा कहते हैं कि आपने दबाया तो गड्ढा बढ़ गया। क्वाशियरकोर 1 से 4 साल का बीच में होता है। पिटिंग एडिमा, अभी मैंने जो पीछे स्लाइड दिखाई कि इस तरह के इसमें सोजिश होती है पैरों में कि पिटिंग एडिमा बोलते हैं इसे। मसल मांसपेशियों का इतना नुकसान हो जाता है कि बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ना चल पाएगा। चमड़ी में भी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको दिखाया था, इन्फेक्शन हो सकता है। बाल कैसे होंगे बच्चे के, ये घुंघराले बाल नहीं होंगे, ये इसका कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ कर्व्स। और लस्टरलेस, कोई चमक नहीं होगी बालों में। अगर आप हाथ से भी यूं खींचेंगे उंगलियों से तो बाल हाथ में आ जाएंगे, इजी प्लकेबल। मेंटल चेंजेस, दिमाग पे भी असर करेगा, तो बच्चा इरिटेबल होगा, इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा। पेट की बात करें तो वॉमिटिंग हो सकती है, पेट भी फूला हो सकता है, डिस्टेंशन रहेगी, अनीमिया, आपसे पहले ही बताया कि अनीमिया भी होगा। हार्ट में क्या करेगा, ये बच्चे का कुछ शॉक होगा, ये ब्लड प्रेशर कम होगा, तो जो हमारे हाथ पैर है वो ठंडे रहेंगे, पेल रहेंगे, पेल मतलब वही अनीमिया की वजह से वो रहेंगे। ये देखिए ये फोटो में आपको दिख रहा है क्वाशियरकोर का पूरा एकदम, इसका पेट जो है पूरा सोजिश हुआ है इसमें। अच्छा, ये मैंने वैसे डाला था क्योंकि इसकी मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन जो है, क्योंकि डायरिया, दस्त जो है वो कुपोषण में लगते हैं, तो उसमें क्या करना है, ओआरएस देना है हमने। एक तो सबसे पहले हमने दिमाग पे एक बात बिठा लेना है, जो भी सीवियर मालन्यूट्रिशन बच्चा होता है, अगर उसमें सिंपल पानी वाले दस्त होते हैं तो उसमें मतलब पानी की कमी हो गई है, सम डिहाइड्रेशन उसमें रहता है। तो हमने ओआरएस जो है, जीवन रक्षक घोल जिसको बोलते हैं, ओआरएस, वो उसको देना है।
शुरू कर देना है, जितना लेता है उतना। और जब भी दस्त या उल्टी करता है एमएल 1 से 2 चम्मच जितना वजन है उतना उसको पिलाना है हर दस्त के बाद, और साथ में दूध पिलाना बंद नहीं करना। दूसरा जो रहता है हाइपोथर्मिया, शरीर में तापमान का कम हो जाना। 35 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो जाता है हमारा बगल का टेम्परेचर, थर्मामीटर से हमने देखा 3 मिनट लगाकर बच्चे के, तो अगर कम रहता है तो क्या करना है, उसको कपड़े से बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना देने हैं, उसको जल्दी से रीवार्मिंग नहीं करनी कि उसको गरम गरम कुछ बॉटल लगाने लगे या कुछ। बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे हवा चल रही हो, जैसे ये विंडो के नजदीक या कुछ। अच्छे से बच्चे को कवर करना है और उसे हमने अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जाना है। ये थोड़े हमारे मेडिकल कॉलेज या टर्सरी लेवल पे जो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ ये मरासमस एंड क्वाशरकोर, ये मल्टीविटामिन हम देते हैं। विटामिन ई देते हैं, जिंक देते हैं, आयरन, कॉपर, फोलेट, ये डेली फिर चलता है। अब मैं बात करूंगा प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे कैसे रोकेंगे इस कुपोषण को। कम्युनिटी लेवल पे सबसे पहले है कि एजुकेशन, खाने के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में। किसकी करेंगे, फैमिली की होनी चाहिए। किस बारे में होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कॉमन फूड्स, जो अवेलेबल, जो खाता है, जो अवेलेबल फूड है उसकी उनको बताना है कितना इसमें एनर्जी है, कितना फैट है, प्रोटीन है, क्या इसकी कितना इसमें एनर्जी है। कोई अगर इरेशनल बिलीफ्स है, ये नहीं खाते हमारे यहाँ पे या ये नहीं खिलाना है, उनको भी थोड़ा अपने लेवल पे देखना है। खासकर गांव में जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन की प्रमोशन, उनमें अच्छे से उनका एजुकेशन करानी है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है। और जो आंगनबाड़ी में ग्रोथ कार्ड्स अगर होते हैं उसमें समय समय पर ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है बच्चों की। बाकी जो हेल्थ केयर पैकेज तो प्रोवाइड हो ही रहे हैं हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण सही समय पे, ओआरएस प्रोवाइड होता है, मिलता है डिस्पेंसरी में भी। पीरियोडिक डीवर्मिंग, हर 6 महीने पे बच्चे का डीवर्मिंग कीड़े की दवाई देनी है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, दस्त, उल्टी, बुखार अगर होता है तो जल्दी उसे दिखाना है स्वास्थ्य केंद्र में। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं इनको भी प्रमोट करना है, क्योंकि फैमिली साइज हमने कम करना है। ये नहीं कि 1 साल के अंदर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं या 2 साल में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कम से कम 2-3 साल का गैप होना चाहिए, तो ही प्रॉपर आहार मिलेगा माँ को और बच्चे को। परिवार लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, शुरू के 6 महीने जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये माइक अपना बंद कर लीजिए कि कौन है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो कि 6 महीने के बाद शुरू हो जाने चाहिए, 2.5 साल तक उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जहाँ पे भी हो वहां जाकर उनसे पूरा वो लेनी है, राय लेनी है। वैक्सीनेशन हमें पूरे टीकाकरण करने हैं। हाइड्रोजेनिक रिस्ट्रिक्शन ऑफ फीडिंग इन फीवर्स एंड डायरिया, कुछ लोग कहते हैं कि बुखार हो गया, दस्त हो गई तो इसको खाना नहीं देना है, अभी दूध भी नहीं देना है, वो नहीं करना है, उसे रोकना है। एडिकेट टाइम शुड बी अलाउड बिटवीन, और 2 प्रेगनेंसीज के बीच में पूरा अंतर होना चाहिए, जो कि हमारे सरकार कर रहे हैं। ये आईसीडीएस आपके डिपार्टमेंट, मिड डे मील स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सभी प्रोग्राम्स जो हैं कुपोषण के लिए काम कर रहे हैं। तो थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका जो प्रेजेंटेशन था वास्तव में एक आई ओपनर था, और जिस
सारी जो आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं जिस सिंप्लिसिटी से, और क्योंकि इसमें हमारे बीच जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और कुछ महिलाएं भी गांव से जुड़ी हैं, द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, इट वाज रियली वेरी नाइस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी सभी को जो है जो भी इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी बात रखी है कुपोषित बच्चों के बारे में, तो आप सभी को जो है इसका फायदा हुआ होगा, सभी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। फिर भी कुछ ना कुछ आपके कुछ प्रश्न रहे होंगे, उन प्रश्नों के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जो प्रश्न है आप लिख के रखिएगा, जब हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन जो खत्म होगी उसके बाद हम प्रश्न जो है इकट्ठे लेंगे। अब जो है मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर सीमा गुप्ता जो सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं सोलन से, और डॉक्टर साहिबा जो है इनका अपना यूट्यूब चैनल है, और ये जो है आरोग्य करके इनका जो है आयुर्वेद गाइड करके इनका चैनल रहता है। इसमें इनके और भी बहुत सारे इनकी पोस्टिंग रहती है उसमें, और इनके जो है जो फॉलोअर्स हैं दे आर इन थाउजेंड्स। एक मेरे हिसाब से इनके 8-9 हज़ार तो इनके सब्सक्राइबर हैं, और अराउंड 80,000 के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। तो आज हमें एक मौका मिला है इनकी बात सुनने का और इनसे रूबरू होने का, कि हमें बताएंगे कि खासकर किशोरियों, प्रेग्नेंट महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चों के लिए आयुर्वेद से जुड़कर जो है उनके पोषण की कमियों को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, अब ठीक है सर? जी जी आवाज है। ठीक है सर। तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को, सारे सीडीपीओस को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिन्होंने फील्ड में इतना काम संभाला हुआ है और बहुत ज़्यादा टायरलेसली वो लोग काम कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, और जितने भी आप प्रोग्राम्स आते हैं उन सब के लिए। तो मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान के बारे में। जैसा कि डीसी सर ने भी इतने अच्छे से बताया कि सही पोषण होगा तभी हमारा देश रोशन होगा। तो इसके लिए सभी बधाई के बहुत ज्यादा पात्र हैं, और अभी डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी काफी इसके बारे में बताया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो और आयुर्वेद हमारी 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हम इंडियंस को, हम एशियंस को सूट करती है। और आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति की चिकित्सा करना। तो आज हम इसके पहले प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का पालन करते हुए अपनी किशोरावस्था, गर्भावस्था और बात करेंगे। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं सर? जी 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 डॉक्टर साहब, आपकी प्रेजेंटेशन भी दिख रही है और आपकी आवाज भी क्लियर है, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है। तो जब हम पोषण आहार की बात करते हैं तो किशोरावस्था से ही अगर हम पोषण आहार का ध्यान रखते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एक किशोरी ही एक स्वस्थ परिपक्व महिला के रूप में तैयार होगी और वो तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। तो इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है, और इस दौरान संपूर्ण विकास के लिए सही पोषक तत्वों की
अहम भूमिका होती है। किशोरावस्था में विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं और किशोरियों को लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को 2500 से 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। साथ ही इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनकी कमी से दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें लंबाई का ना बढ़ना, यौन रूप से अपरिपक्वता, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि कमजोर हड्डियां होना और हाइपरलिपिडेमिया, रक्त में फैट का बढ़ना, मोटापा आदि शामिल हैं। और सही पोषण की कमी ही आगे चलकर गर्भावस्था के रिस्क भी बढ़ा सकती है। इसलिए किशोरावस्था के लिए इसके हिसाब से ही जब संतुलित आहार होगा तभी आगे जाकर हम एक सुदृढ़ माता बच्चे को जन्म दे पाएगी जो कि स्वस्थ होगा। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि जंक फूड ना हो और इसमें खाने की मात्रा और सही समय पर खाने का भी बहुत महत्व है। जैसा कि हमने जाना कि किशोरावस्था में विकास के लिए प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि सही प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। किशोरावस्था में ज्यादातर बच्चे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहते हैं। उनका सेवन कभी कभार टेस्ट के लिए किया जा सकता है, लेकिन डेली रूटीन में घर का पौष्टिक खाना ही अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे हमारी भारतीय थाली जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, सलाद, मीठा सब कुछ होता है अपने आप में एक संतुलित आहार है, जिसका सेवन हर किशोर किशोरी को अवश्य ही करना चाहिए और हमें इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। एक छोटा सा डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं लगभग अपने सभी बच्चों को बताती हूँ कि नाश्ते में 1 कप दूध जरूर लें, साथ में ब्रेड, मैगी खाने की बजाय मूली, गोभी, आलू की स्टफ्ड रोटी खाएं। उसको परांठे की तरह फ्राई नहीं करें, तवे से उतारकर देसी घी या मक्खन लगाकर खा सकते हैं। 11 बजे केला, पपीता, नाशपाती या कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं या 1 गिलास छाछ भी पी सकते हैं। इसके साथ एक मिनट, यहाँ पर किसी ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी थी। प्लीज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ध्यान रहे, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं आनी चाहिए इसमें, इस चीज का ध्यान रहे, क्योंकि बीच में व्यवधान हो गया था, किसी और की इसमें प्रेजेंटेशन शुरू हो गई थी। मैडम प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार आपको रिज्यूम करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशन में जाके, क्योंकि बीच में किसी और ने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। हाँ, आप एक बार फिर से रिज्यूम कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन। हाँ, सभी से आग्रह है कि भी ध्यान रहे कि भी आप ये प्रेजेंटिंग वाला बटन ना दबाएं, जो फोन पे एक बटन रहता है उसको ना दबाएं, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है वो हट जाती है और आपकी अपनी जो प्रेजेंटेशन है जो गलती से आप कर लेते हैं वो सामने आ जाती है। तो ठीक है सर, थैंक यू। तो हम डाइट चार्ट के बारे में बात कर रहे थे किशोरों के लिए। इसके लिए नाश्ते में किशोर 1 कप दूध जरूर लें, साथ में ब्रेड, मैगी खाने के बजाय मूस को परांठे की तरह फ्राई नहीं करें, तवे से उतार कर देसी घी या मक्खन लगा प्रेजेंटेशन साथ चल रही है। ठीक है सर, मैम आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है सर। तो 11 बजे केला, पपीता, नाशपाती या कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं या 1 गिलास छाछ भी पी सकते हैं। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए किशोरों को कि लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही जो भी घर का बना खाना हो वो खाएं। मैगी, सूखी रोटी, अचार से काम ना चलाएं। सभी तरह की दाल सब्जी को खाने की आदत डालें। शाम के स्नैक्स में बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। समोसा, मोमोज, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर ना खाएं, ये बहुत अनहेल्दी होते हैं और शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालते हैं। इसकी बजाय मुट्ठी भर मखाने या नट्स खा सकते हैं। चना चाट, भेलपुरी या कोई फल भी शाम को खा सकते हैं। रात को फिर सब्जी, रोटी, भरपूर घर का खाना लें। रात को सोते हुए दूध लें और दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। तो किशोरावस्था में हरी सब्जियां, दूध, दही, दालें, रोटी, चावल, फल खाना सबसे अच्छी ऑप्शंस हैं। 15 दिन में कभी एक बार चीट डाइट ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी मनपसंद अनहेल्दी चीज खा सकते हैं, पर लिमिट में लें, बहुत ज्यादा ना लें।
साथ ही किशोरावस्था में सही पोषण के साथ साथ शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव के कारण पिंपल्स होना, बहुत ज्यादा पसीना आना और किशोरियों में मेंसेस में बहुत तरह की समस्याएं आना बहुत कॉमन बात है, और ये सब प्रॉब्लम्स शरीर की प्रॉपर मेंटेन न करने के कारण बढ़ सकती हैं। इसलिए रोज नहाना, धुले साफ सुथरे कपड़े पहनना, बालों नाखूनों की सफाई का ध्यान रखना, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने ज्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि किशोरियों में खून की कमी और उसके कारण माहवारी के समय ज्यादा दर्द होना, 3-4 महीने तक माहवारी ना आना, इन्फेक्शंस के कारण सफेद पानी होना जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, जिनका समय पर उचित उपचार होना बहुत आवश्यक है ताकि भविष्य में उन्हें कोई रिप्रोडक्टिव समस्या ना हो। इसलिए ऐसी कोई भी समस्या होने पर किशोरियों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाना चाहिए और हमें इसके लिए जरूर मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही किशोरावस्था में ड्रग अब्यूज, अनसेफ सेक्स जिससे HIV, एड्स, STDs हो सकती हैं, टीनेज मैरिज जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन सब से भी बचना चाहिए। तो ये थी किशोरावस्था में आहार विहार और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात। अब बात करेंगे हम गर्भावस्था के बारे में। जैसे ही गर्भ धारण करने की सूचना मिलती है, इसके साथ ही कई तरह के शारीरिक बदलाव और समस्याएं भी शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में खासतौर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के पास जानकारी का अभाव होता है, जो कि उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। फर्टाइल एज में 1 हफ्ते से 10 दिन तक जब माहवारी ऊपर हो जाए तो खुद ही घर पर प्रेगनेंसी किट से सुबह का पहला पेशाब लेकर महिलाएं टेस्ट कर सकती हैं, या पास के आंगनवाड़ी केंद्र या अपनी आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही जैसे कि DC सर ने भी बात की और डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी, कि अगर शुरू से ही प्रेगनेंसी टाइम से ही बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए तो बच्चा अच्छा हेल्दी पैदा होता है, बुद्धिमान पैदा होता है। तो आयुर्वेद में एक गर्भ संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने भी सुना होगा महाभारत में जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना का ज्ञान देते हैं, उस समय सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी इसे सीख लेते हैं। तो ये गर्भाधान संस्कार का ही एक भाग है। जब स्पर्म और एग है तो ये गर्भाधान संस्कार का पहला चरण होता है। गर्भ का मतलब मां के अंदर पल रहे भ्रूण से है, जबकि संस्कार का मतलब ज्ञान से है, यानी शिशु को गर्भ में ही शिक्षा देना गर्भाधान या फिर गर्भ संस्कार कहलाता है। तो इससे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। इस बात से हर कोई सहमत होगा, गर्भावस्था के दौरान महिला जो खाती है उसका असर शिशु पर जरूर होता है। उसी प्रकार क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या पढ़ती है, उसका असर भी गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। तो गर्भ संस्कार की गतिविधियों में महिला को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक अच्छा आहार उसका होनी चाहिए, कुछ व्यायाम भी जरूर करना चाहिए, अच्छा मधुर संगीत सुनना चाहिए और टाइम टू टाइम बच्चे से बात करते रहना चाहिए। बच्चा आपकी बात को समझता है, 5वें महीने से उसका जवाब भी देने लगता है। तो अब जान लेते हैं कि गर्भावस्था में क्या क्या खाना चाहिए। गर्भावस्था की पहली तिमाही में 1800 कैलोरी की जरूरत होती है, दूसरी तिमाही में प्रतिदिन 2200 कैलोरी की और तीसरी तिमाही में 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। और साथ ही ये ऊर्जा की अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी आप इनको, प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही फीमेल में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उसमें काफी चेंजेस आते हैं। तो जान लेते हैं आहार क्या क्या बहुत जरूरी है, जो बेसिक होनी चाहिए। इसमें डेयरी उत्पाद का लेना बहुत जरूरी है, जिनसे कि प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। हर लेडी को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की पर डे जरूरत होती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए दूध, दही, छाछ और पनीर को इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली। इससे खून की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही ड्राई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फुल सोर्स होते हैं, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो काजू, बादाम, अखरोट को भी अपनी जरूरत के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही शकरकंद एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए होता है, फ्रूट है, जिससे कि बच्चे की देखने की शक्ति विकसित होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, फोलेट और फाइबर भी होता है, इसलिए इसे भी किसी भी रूप में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को।
इसके साथ ही साबुत अनाज दूसरी और तीसरी तिमाही में तो इसकी खपत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्की और चावल, ब्राउन राइस, ओट्स, किनवा, जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, बहुत सारी हेल्दी चीजें, बहुत पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से सिर दर्द, थकान, कब्ज आदि समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हाइड्रेट रहना जरूरी है। फल और फलों का जूस भी गर्भावस्था में लिया जा सकता है और लेना जरूरी है। संतरा बहुत अच्छा है, तरबूज, नाशपाती, 3 या 4 रंग के अलग अलग फल ले सकते हैं और फलों का रस भी पी सकते हैं, लेकिन पूरा फल खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और पैकेट वाला फ्रूट जूस ना पिए, अगर जूस पिए तो फ्रेश ही पिए। इसके साथ ही दालें, मटर, चना, सोयाबीन, ये सब फॉलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक बैलेंस डाइट लेडी को लेना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को। इसके साथ ही क्या नहीं खाना चाहिए, कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफी, चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने और शिशु का वजन भी कम। गर्भावस्था में कच्चा, वैसे तो अंकुरित नाश्ता अच्छा होता है, लेकिन गर्भावस्था में ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इनमें सैल्मोनेला, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। महिला को उल्टी दस्त होते हैं और शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिना धुली हुई सब्जियां और ना खाएं, क्योंकि इनमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे शिशु के विकास में डाइट चार्ट मैंने बनाने का ट्राई है गर्भवती महिलाओं के लिए। सुबह 7 बजे 1 गिलास दूध ले सकती हैं, जिनसे एसिडिटी, गेहूं के 2 बिस्कुट या रस ले सकते हैं, इससे भी वॉमिटिंग की समस्या में राहत मिल सकती है। और साथ में 6 बादाम ले सकते हैं, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। और सुबह 9 बजे हाथ धुलाना भी समझाना चाहिए। और इन सब बातों के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी बताया कि बीमारी के दौरान भी फीडिंग बंद ना करें। खाने पहले पूछेगा किस ब्लॉक को एग्जाम चलता है, लगता है सोलन ब्लॉक को ऑपरेशन नहीं है। अगर होगा तो आप थोड़ी देर में भी कर सकते हैं। अर्की ब्लॉक। मैं वंदना शर्मा, हाँ, सुपरवाइजर सर्कल सोलन रूरल। सर, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। एक बच्चा है 2 साल का, वो सिर्फ माँ का ही दूध पी, कोई भी चीज उसके गले से नहीं उतर रही है, और ना ही उसको मतलब एक ही बीसीजी का टीका लगा है और उसको कोई भी टीके नहीं लगे हैं, तो क्या करना चाहिए? हेलो जी सर। आपके यहाँ अर्की में पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर वहाँ पे अर्की में सीएससी सिविल हॉस्पिटल में, तो आप उनके पास जाइए, क्योंकि बीसीजी का तो अभी 1 ईयर तक लगना था उसको। सोलन से ही है जो करे हैं, ये सोलन से ही है, सोलन बताया इन्होंने अपना, सोलन से ही है। सर, बीसीजी का टीका तो लगा है उसको, बाकी टीके नहीं लगे हैं। अच्छा, तो आप मेरे पास ओपीडी में आ जाइए किस दिन, बाकी के टीके फिर उसके वो लग जाएंगे जो भी पेंडिंग है। हाँ जी। और सर, उसका वेट जो है वो 1 साल 11 महीने का है, और उसका वेट जो है 5.5 किलो है सिर्फ। वजन तो बहुत ही कम है, इसका मतलब वो भी कुपोषित ही है। जी सर। तो उसकी कुछ एचबी और जांच करवाने के लिए उसे आना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो तो कुपोषित है इसका। वंदना, आप ऐसे कीजिएगा, जहाँ भी ये आपका जिस आंगनवाड़ी से है उसको प्रेरित करें, डॉक्टर साहब के पास जाए, तो क्लिनिक पे ले जाए और एक बार दिखा दें। और इस बार भी आप वजन किया होगा इस महीने में, और ओपीडी में ले जाएं प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अगला कोई सोलन से और अब अर्की से। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं ये 10 और 9 बच्चों के बारे में अपना नाम बताएं पहले, और आप कहाँ से हैं अपना। सर, मैं स्मिता शर्मा जी। सर, मेरा नाम स्मिता शर्मा, सर्कल सुपरवाइजर डुमाहर जी। हाँ जी। फिर वो बोलते कि ये चुस्त है, इसको कुछ भी नहीं है। और नहीं, वजन और लंबाई जो WHO के ग्रोथ इतने % पे वो आ रहा है। जी सर। चुस्ती नहीं है, मैंने जैसे बताया था, मरासमस बच्चे बिल्कुल, वो वजन भी कम होगा, वो होगा, पर एक्टिव होगा, तो एक्टिव होना नहीं है कोई भी।
हमें देखना है वजन और लंबाई उम्र के हिसाब से है कि नहीं है। हाँ जी, वजन और लंबाई उसका उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा होता सर। फिर हाँ जी, हाँ जी, तो वो चेकअप ग्रोथ के लिए चार्ट्स नियर होते बाई हैं ले तो वो, जाते हाँ जी, नियर बाई हॉस्पिटल में जब उनको दिखाने हाँ के जी, लिए हाँ जी, भेजा हाँ जी, जाता है ना जी, हाँ फिर जी। वहां पर वो बोलते कि चूसते इसको कुछ नहीं है। तो उस स्थिति में सर वर्कर या सुपरवाइजर पेरेंट्स को कैसे गाइड करे जी और कैसे मोटिवेट करे उनको? नहीं, वो खुद हमारे यहाँ पे भी कई आशा वर्कर ले आते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर ले आते हैं हमारे पास, मेरे हाँ पास भी। हाँ जी सर। तो फिर हम देख लेते हैं। ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हमारे सोलन में सिर्फ 3 ही पीडियाट्रिशियन है सरकारी में। हाँ जी एक अभी कंडाघाट में है और एक अभी अर्की में और तीसरा मैं हूँ। तो अगर अर्की जैसे डोमेर तो आपका अर्की पड़ता है आई थिंक। जी सर, जी सर। हाँ जी, तो अर्की में वहाँ डॉक्टर हैं, हाँ जी बच्चों वाली लेडी डॉक्टर है ना। तो आप उनको दिखा सकते हैं कि ये वजन और लंबाई का है, अब क्या करना है। सर, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सुनीता, जो इस तरह के मामले आपको अगर लगते हैं जहाँ पर संदेह वाला होता है तो जहाँ इस तरह की बात होती है और आपके जो सेम बच्चे हैं, आप जो नजदीकी आपका जहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो अर्की पीएचसी में आप जाएं, वहां पर दिखाएं। और जैसा बताया गया है कि बच्चा चूहे द्रुप है वो एक मायने नहीं रखता है। ग्रोथ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको स्वयं आपके फोन पे ही और आंगनवाड़ी वर्कर के फोन पे प्रदर्शित हो जाता है उसका स्टेटस। तो वही एक मानक है कि बच्चा सेम है या मैम है, उसका चुस्ती और दुरुस्ती का नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अर्की से है कोई, नहीं तो कंडाघाट की तरफ चलते हैं। कंडाघाट से कोई किसी का प्रश्न है और किससे प्रश्न है ये बताएं और अपना परिचय भी दें पहले। हाँ सर, अर्की से जी। एक और प्रश्न सर। हाँ डोमेर से अर्की से, हाँ बताएं पहले। हाँ, अगर आपका अभी कंप्लीट है। हाँ जी, जैसे थोड़ी आप माइक के नजदीक है सुनीता, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा उसके फोन के नजदीक है जिससे आप कर रहे हैं, तो आपकी आवाज थोड़ी कम पड़ रही है। सर ठीक है जी। सर जैसे गर्भावस्था के दौरान जो है ना जी, जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि उस दौरान जो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ गर्भवती महिलाएं हमारे को ऐसी मिलती है जो बोलती है कि दूध जो है बिल्कुल भी नहीं हम पी सकते। तो उस स्थिति में सर हम उसको उनको क्या सलाह दे सकते हैं जी? वो दूध किस तरह से ले जी? ठीक है सुनीता जी, जैसा कि अगर किसी को दूध कई बार बिल्कुल भी नहीं पचता है तो ट्राई कर सकते हैं कि उसमें इलायची, छोटी इलायची को पकाकर उसको पीकर देखें। अगर फिर भी नहीं पचता है तो दही, छाछ, पनीर इन चीजों का सेवन ज्यादा करें, फिर दूध का सेवन ना करें। अगर बिल्कुल भी नहीं पचता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूध पिए और वॉमिटिंग या लूज मोशन हो जाए, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इट्स बेटर कि अगर इलायची वाला दूध भी नहीं पचेगा, पहले ट्राई कर लें इलायची, छोटी इलायची पकाकर दूध पीने की। और अगर नहीं फिर भी पचता है तो दही, छाछ और पनीर का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि ये इसमें भी सेम सोर्सेज कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ इन चीजों से भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू जी। मुझे लगता है सुनीता जी आपका जवाब मिल गया होगा, आप संतुष्ट होंगे जो डॉक्टर साहब ने बताया है कंडाघाट से। हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें, और किससे पूछना चाहते हैं ये भी बताएं प्लीज। अनम्यूट। माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी भी। आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। चलिए आप उतनी देर में करें, की तरफ निकलते हैं। धर्मपुर से अगर किसी का प्रश्न है तो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ, अपना परिचय दीजिए और आपका प्रश्न किससे है बताएं प्लीज। मैम मैं निशा ठाकुर, ICDS सर्कल शारदाघाट, प्रोजेक्ट कंडाघाट। मेरा प्रश्न जो है मैम सीमा जी से है, डॉक्टर सीमा जी से।
तो मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ मैम कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी आपसे पूर्व, तो क्या मैम आप बनता है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से? जो इनके कार्ड्स बनते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो हाँ जी, ये ऐसा होता है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, जैसे कि मेरा कुमारहट्टी में सेंटर है, तो मेरे पास धर्मपुर से टीम आती है। वहाँ पर डे फिक्स है, जैसे कि 6 तारीख को सारी प्रेग्नेंट्स को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और HB और ब्लड शुगर की सुविधा हमारे पास है, BP देखने की सुविधा हमारे पास है, वेट हम देख लेते हैं। तो वो सारा कंप्लीट कार्ड वो लोग बनाते हैं, जांच हम करते हैं और जो भी उनको सुझाव देना होता है हम देते हैं। लेकिन हमारे अपने आयुर्वेद डिपार्टमेंट की तरफ से कार्ड नहीं बनते हैं। लेकिन हर महीने की 6 तारीख गर्भावस्था के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, और हर महीने की 12 तारीख वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के लिए वहाँ फिक्स होती है। वहाँ पर टीम्स आती हैं और ये सारा कार्यवाही होती है। साथ में हमारा पूरा सहयोग रहता है उनकी जांच के लिए और जो भी उनको एडवाइस देनी है उसके लिए। और हर जगह आई थिंक ये अलग अलग डेट्स सुविधा के अनुसार फिक्स हैं, जहाँ भी हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं वहाँ पर। मैम सेकंड क्वेश्चन थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, ये आपको क्लियर होगी जो भी रजिस्ट्रेशन आना है वो MCPC कार्ड जो वो हमें जो भी सब सेंटर नियरेस्ट पड़ता है तो वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो है मेडिकल चेकअप के लिए और सलाह के लिए जो है आप आयुर्वेदा की जो डिस्पेंसरीज हैं या हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हैं। मुझे लगता है आपके क्वेरीज का जो है वो सॉल्यूशन मिल गया है। मूविंग नेक्स्ट टू धर्मपुर प्रोजेक्ट से सर मैं सुरेश कुमार सर जादू सर्कल से धर्मपुर। हाँ जी सुरेश जी, आप बताएं और आपका प्रश्न से रहेगा रिगार्डिंग एनीमिया सर। मेरा सर ये प्रश्न देता है सर, आयरन सिरप देता है और लड़कियों को सर बीप्स की टैबलेट देते हैं और आयुर्वेदिक वाले भी सर साथ में कुछ रिकमेंड कर रहे हैं एनीमिया के लिए टॉनिक। तो मेरा प्रश्न सर ये है कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली ले सकते हैं या इनका कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा सर? नहीं, साइड इफेक्ट जैसी कोई बात नहीं है। और अभी जो हमारे एनीमिया के कैंप शुरू हुए हैं, अभी रिसेंटली ये शुरू हुए हैं धर्मपुर ब्लॉक में, तो हम अपने एक मेडिसिन दे रहे हैं उसमें पुनर्नवा मंडूर। तो आप लोगों का तो वैसे भी आई थिंक गर्ल्स के लिए वीकली टैबलेट रहता है एक, तो अगर उसके साथ में पुनर्नवा मंडूर देंगे तो कोई उसका खराब इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि हम फील्ड जॉब में करती हूँ, कुमारहट्टी में पोस्टेड हूँ और सारे टाइम फील्ड में ही रही हूँ, तो बहुत ज्यादा कमी है किशोरियों में, बहुत ज्यादा कमी है। तो हम उनको जितना भी खिलाएंगे वो कम ही रहने वाला है। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है उनकी और सेल्फ केयर नहीं है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी रहती है। फिर भी अभी टाइम काफी बदल गया है, लेकिन साथ में दोनों दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर कोई रेगुलर आपके आयरन टैबलेट पर है तो हम उसे अपना पुनर्नवा मंडूर नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई वीकली जैसे आपके प्रोग्राम के तहत है और हमें उसमें थोड़ा ज्यादा कमी दिखती है तो हम जरूर उसको साथ में देते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, बताएं कौन? हाँ, विजय पंडित पूछना चाहती हूँ सर। मेरे पास मेरे बच्चा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 का। सर वो न चल पाता है न बोल पाता है और उसका जो इलाज है IGMC से भी चल रहा है और डॉक्टर ये बोलते हैं कि हम उसको डिसेबल भी नहीं कह सकते कि बच्चा कहते हैं धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, बोलेगा भी और चलेगा भी। तो सर इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या सलाह देना चाहिए? डॉक्टर धर्मेंद्र अगर हैं आप लाइन प्लीज। उसको चेकअप करवाना पड़ेगा कि वो दिमागी तौर से तो नहीं है कमजोर, वो भी देखना पड़ेगा। और उसके बर्थ नॉर्मल हुआ था कि नहीं हुआ था? नॉर्मल डिलीवरी हुआ था? नहीं, होम डिलीवरी नहीं जी, हॉस्पिटल में हुई थी डिलीवरी। तो सर हॉस्पिटल में हुई थी, तीसरे दिन छुट्टी हो गई थी उसे? हाँ जी सर। कितने साल का है वो?
वो 33 साल से 3 साल महीने का हो गया है सर। हाँ, उसे लाके दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, बस ये वो चेकअप तो आईजीएमसी से भी चल रहा है, चेकअप पीजीआई से भी चल रहा है, तो कागज लाकर दिखाना पड़ेगा। अच्छा जी। विजय पंडित, एक बार आप जो भी उसका बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर्स है, एक बार यहाँ पर जो है डॉक्टर धर्मेंद्र जी के से भी उन्हें दिखाना है ना। तो एक बार लाके एक जो भी इसमें डॉक्टर साहब बताएंगे उस हिसाब से देखते हैं कि भी किस तरह से हम इस बच्चे की हेल्थ को लेके जो है काम कर सकते हैं। तो वो देख लीजिएगा, अगर पेरेंट्स वगैरह आ सकते हैं, अगर खुद आ सकता है बच्चा नहीं तो वीरवार को ला सकते हैं तो बढ़िया। उसमें डिसेबिलिटी कैंप होता है एवरी वीक हमारे यहाँ सोलन में। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी, उसमें ड्यूअल पर्पस हो जाएगा। अगर इस तरह का कुछ डिसेबिलिटी का रहता है तो वो भी उसमें जो है उनका सर्टिफिकेट वगैरह भी बन जाएगा। तो उस तरह से बीच में किसी भी वीरवार को आप उस बच्चे को यहाँ पर भेजने का वो कर ले, व्यवस्था कर ले। अब बात है हमारा नालागढ़ ब्लॉक से किसी का कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप पूछिए, दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सोलन अर्बन से जमुना ठाकुर बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है जमुना, आप अपनी बात रखें, किससे पूछना चाह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा माइक के नजदीक आइएगा। सर, मुझे आयुर्वेदा डॉक्टर से बात करनी है। जी, अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे फील्ड में जैसे मानस के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जब हम मदर से बात करते हैं, उनके खान पान की बात करते हैं कि या उनको स्तनपान करवाने की बात करते हैं, तो मदर ये कहती है कि वो बच्चा हमारा दूध ले ही नहीं पा रहा है या वो अच्छी डाइट नहीं ले पा रहा है, तो क्या कोई आयुर्वेदिक टॉनिक हो सकता है बच्चे के लिए जो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाए? मीन्स किस एज ग्रुप के ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये? पहले 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात हुई है और उसको मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसमें बताएंगे कि किस तरह से, मुझे लगता है एक्सप्रेस करके भी दे सकते हैं। अगर आपका और एज ग्रुप का बच्चा है तो बताएं प्लीज। किस एज ग्रुप के बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? मैम 6 मंथ के बच्चे की बात करनी है। विद इन 6 मंथ है ना? विद इन 6 मंथ 2-3 बातें हैं। या तो बच्चा सकिंग नहीं कर पा रहा है तो इसमें तो जैसा सर ने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर देना पड़ेगा, है ना? या फिर अगर प्रॉपर टेक्निक से पिलाएंगे बच्चे को दूध तो बच्चा जरूर पिएगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है समटाइम्स माँ को। किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है, कई बार उसे प्रॉपर सकिंग करनी नहीं आती है और हवा भस जाती है, पेट फूल जाता है सकिंग करते समय, तो उस समय माँ को थोड़ा सा पिलो लेकर अच्छे से प्रॉपर पोजीशन देकर। और दूसरी बात ये भी होती है समटाइम्स कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कम होती है, नीड कम होती है, तो या फिर ऐसा भी होता है कि माँ का खान पान ठीक नहीं होता है तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसका पेट में दर्द होती है, इससे भी शायद वो ज्यादा दूध नहीं पी पाता है। तो इसमें तीनों तरह से ही ट्रीटमेंट देखना जरूरी है। पहले तो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग का तरीका होना चाहिए, दूसरी माँ का आहार विहार बिल्कुल सही होना चाहिए, और तीसरा अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट कम है तो हम जैसे उसको सिर्फ लिवर 52 की ड्रॉप्स दे सकते हैं ताकि उसका थोड़ा भूख खुले और वो दूध, उसको भूख लगे तो वो दूध पिए। चलिए, थैंक यू। नालागढ़ से रह गया, अगर कोई नालागढ़ से किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है तो क्योंकि काफी समय हो गया तो हम इसको फिर क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। अगर नालागढ़